अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे कि नेक्स्ट.जेएस के जब इंस्टॉलेशन वाली गाइड के नीचे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर वाली गाइड है, उसमें वो बताता है कि इसका फ़ोल्डर स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। जब हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था कल, तो उसमें दो ऑप्शन आ रहे थे कि सोर्स का फ़ोल्डर क्रिएट करना है या सोर्स का फ़ोल्डर क्रिएट नहीं करना। अगर करेंगे तो होगा ये कि अभी हमने नहीं किया हुआ ना, तो अगर नहीं किया हुआ तो ऐप का फ़ोल्डर रूट पे पड़ा हुआ है। अगर हम कर लेंगे तो क्या होगा कि ये ऐप का फ़ोल्डर सोर्स के फ़ोल्डर के अंदर चला जाएगा, जिस तरह React.js में होता है। तो दोनों ऑप्शन हैं, अगर आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, आपके पास दोनों तरह की ऑप्शन अवेलेबल है। हाँ, उसको भी हम डिस्कस करते हैं अभी। तो अब या तो SRC का फ़ोल्डर आप क्रिएट कर लें या नहीं कर लें, वो दोनों आपके पास ऑप्शन जो हैं वो हैं अवेलेबल। तो React नेक्स्ट की एप्लीकेशन में नॉर्मली लोग SRC का फ़ोल्डर नहीं इंक्लूड कर रहे हैं ना, वो रूट पे बना लेते हैं, क्योंकि बाकी फाइल्स भी इसकी रूट पे अवेलेबल होती हैं, तो वो उधर इसको क्रिएट कर लेते हैं बाकी फ़ोल्डर्स को भी। लेकिन कर सकते हैं, अगर React वाला स्टैंडर्ड रखना है मेंटेन, तो SRC उसके अंदर फिर कन्फिग और बाकी सारे फ़ोल्डर जो हैं क्रिएट किए जा सकते हैं। तो वो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सोर्स बनाना है या नहीं बनाना। बस क्योंकि जो React पढ़ के आते हैं उनके लिए SRC वो है, जो Next.js ही शुरू में करते हैं तो वो बगैर सोर्स के यूज़ टू हो जाते हैं। यूज़ टू होने की बात है, अगर आप इसके साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, इट्स अप टू यू। अगर SRC बनाना है तो उसके अंदर बाकी सारी फाइल्स फोल्डर बनाए जा सकते हैं। तो अभी हमने नहीं बनाया था तो ये रूट पे आ रहा है, अगर हम बनाते तो ये ऐप जो है वो SRC फोल्डर के अंदर आ जाता। तो दोनों तरीके से ही ये वर्क कर जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास उसने बोला कि हमारे पास ऐप पेजेस राउटर पब्लिक और SRC का फ़ोल्डर है, जो कि ऑप्शनल है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम ऐप राउटर यूज़ कर रहे हैं। पेजेस राउटर का मतलब क्या है कि अगर जहाँ पे ऐप नाम से फ़ोल्डर है वहाँ पेजेस नाम से फ़ोल्डर होता था पहले। अब चूँकि हम लेटेस्ट जो Next.js यूज़ कर रहे हैं, ओल्ड Next.js में पेजेस का फ़ोल्डर होता था, न्यू Next.js में ऐप का फ़ोल्डर होता है। तो या अगर आपने ओल्ड Next.js यूज़ करना है तो पेजेस फोल्डर बनाएंगे, क्योंकि हम न्यू यूज़ करना चाह रहे हैं तो हमेशा हम ऐप राउटर के साथ चलेंगे। तो हम ऐप का फ़ोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर हम अपने पेजेस क्रिएट करेंगे, यानी फ़ोल्डर बनाते जाएंगे, पेजेस बनते जाएंगे। अच्छा, उसकी कुछ टॉप लेवल फाइल्स हैं जो उसने एक्सप्लेन की हैं, ये मैंने कल बताया था। next.config.js ये Next.js की कन्फिग्रेशन की फ़ाइल है, पैकेज जेसन में चीज़ें आती हैं। env फ़ोल्डर हम बनाते हैं जिसमें हम कीज़ वगैरह रखते हैं ना अक्सर। .env जैसे फायरबेस की हमने कीज़ रखी थी, तो वो हम हमेशा .env के अंदर रखते हैं। एनवायरनमेंट जो चेंजेस होती हैं वो इसके बगैर नहीं रखते, सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। और env को हम गिट पे भी पुश नहीं करते। नॉर्मली गिट इग्नोर के अंदर .env इग्नोर होता है, अगर नहीं है ये ऑलरेडी है, अगर नहीं होता तो हम ऐड कर देते। तो नॉर्मली ये इग्नोर है। यहाँ पे भी देखें तो ये ट्रैक नहीं हो रहा, मतलब हमने इसको क्रिएट भी किया, ये गिट में चेंजेस में शो नहीं होगा और गिट पे पुश नहीं होगा। तो जो कीज़ हैं वो गिट पे हम पुश नहीं करते, इसलिए हम इसको envs के अंदर रखते हैं, .envs के अंदर। तो ये वो स्टैंडर्ड है। अच्छा, उसके बाद हमने ऐप के अंदर हमारे पास जो जिसे React में सबसे पहली फ़ाइल जिसमें वो कहता है कोड करो, वो तो app.js या ts है ना, लेकिन उससे भी पहले एक फ़ाइल होती है जिसमें app.js कॉल होती है, उसको क्या बोलते हैं, index.js। तो यहाँ पे ये जिससे हमें कोड करवाना शुरू करता है वो पेज है जो // का पेज होता है, लेकिन ये जिसमें कॉल हो रहा है उसको बोलते हैं layout.js। क्या बोलते हैं, layout.js। तो इसमें एक्चुअली ये क्या कर रहा है, सिंपली जो भी इसका चिल्ड्रन है, मतलब पेज इसका चिल्ड्रन है, वो इसको यहाँ पे कॉल कर रहा है। तो अगर हम ये ख़त्म कर देंगे तो हमें आउटपुट पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो टेक्निकली layout.js से हमारा जो है ना वो पेजेस चल रहे हैं या कंपोनेंट चल रहे हैं। तो इस तरह जो लेआउट है वो ये वाली जो लेआउट है ना, जो मेन हमारी लेआउट है जो ऐप फोल्डर के अंदर आती है, ये हमारी शेयर्ड लेआउट है। यानी जितने भी पेजेस हैं या जितने भी कंपोनेंट हैं हमेशा लेआउट इस लेआउट के अंदर से गुजर के जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं सिस्टम, अब जैसे हमने हेडर और फूटर कंपोनेंट लगाया है तो ये हमारे मेन पेज पे तो नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने इसको कहाँ पे लगाया है, page.js में लगाया है ना यहाँ पे। लेकिन अगर हम इसको किसी और पेज में, जैसे अबाउट पेज को ओपन मैं करता हूँ यहाँ से अबाउट, तो उसमें ये हेडर फूटर नज़र नहीं आ रहा।
वो क्यों? क्योंकि हमने उसको पेज लेवल पे लगाया था। अगर हम उसको लेआउट में लगा देंगे, हमने कहा ना कि एक पेज या जितने भी पेजेस हैं वो मेन इस शेयर्ड लेआउट से गुजर के जाते हैं, तो वो इसमें से कॉल होते हैं। तो अगर मैं इसके बॉडी के टैग के अंदर यहाँ पे हेडर कॉल कर दूँ तो क्या होगा कि सारे के सारे पेजेस में हेडर आना शुरू हो जाएगा। और इस चिल्ड्रन के नीचे अगर मैं फूटर कॉल कर दूँ तो फूटर जो है वो सारे पेजेस में आना शुरू हो जाएगा। अब देखो ये अबाउट में भी खुद ही आना शुरू हो गया, और अगर हम कॉन्टैक्ट पे जाते हैं तो ये वहाँ पे भी आना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि layout.js के अंदर, यानी ये जो चिल्ड्रन है ना, अगर इसको मैं ख़त्म कर दूँ यहाँ से तो होगा ये कि कॉन्टैक्ट के अंदर से वो मेन पेज ही ख़त्म हो गया। इसी तरह रूट के अंदर आएंगे तो वो पेज ख़त्म हो गया, क्योंकि हमने जो पेज है वो एक्चुअली लेआउट के अंदर एज अ चिल्ड्रन कॉल हो रहा है उसका, सही है, उसका चाइल्ड कॉल हो रहा है। लेकिन अगर हम उसको कमेंट कर देते हैं तो वो कुछ भी काम नहीं करेगा। तो ये मेन पेज है, इसी तरह ये कॉन्टैक्ट पेज है। अब मेन पेज पे हमें डबल हेडर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने पेज के अंदर भी वो कंपोनेंट कॉल किया हुआ है ना, तो वो पेज के अंदर भी आ रहा है और फिर जो layout.js है वो रूट पे भी आ रहा है। तो अक्सर आप अगर ऐसा कोई कंपोनेंट चलाना चाहते हो या ऐसी UI जो चाहते हैं आपके हर पेज में वो ही आए, तो फिर हम उसको कहाँ पे लगाएंगे? layout.js में कॉल करेंगे। अदरवाइज जो है वो हम उसको मेन पे। ऐसा काम अगर हमें करना हो तो वो हम रिएक्ट की एप्लीकेशन में कहाँ करते हैं? app.js में, क्योंकि सारे राउटिंग हम app.js में कॉल करते हैं, तो राउटिंग के ऊपर हेडर लगा देते हैं, वो सारे पेजेस में आना शुरू हो जाता है। तो सेम काम हम यहाँ पे अचीव करेंगे थ्रू layout.js से। अच्छा, उसके अलावा इसमें और एक चेंजेस है कि आप जिस तरह पेज बनाते हैं ना, जैसे मैं सर्विसेज का मैंने पेज बनाया, अब सर्विसेज के अंदर मैं एक सब पेज भी बना सकता हूँ, यानी फॉरवर्ड स्लैश इसमें हम एक और पेज बना सकते हैं, एक और फोल्डर क्रिएट कर लेंगे तो सब पेज बन जाएगा। जैसे वेब सर्विसेज में एक वेब की सर्विस है, एक मोबाइल की सर्विस है। वेब की सर्विस का अगर पेज बनाना है मुझे तो वो कैसे बनेगा? page.js। और मोबाइल की सर्विस का पेज बनाना है तो उसका भी page.js। तो इसके अंदर हम लिखेंगे वेब या मोबाइल, और अब उसको एक्सेस कैसे करना है सर्विसेज में, तो मेरे पास रूट पे वो सर्विसेज का पेज आ जाएगा। अब इसके अंदर हमने जाके क्या किया है? वेब लिखेंगे तो वेब की सर्विस, मोबाइल लिखेंगे तो मोबाइल की सर्विस। तो ये सब पेजेस बन गए। यानी अगर आपने सब राउट बनाना है, सर्विसेज फॉरवर्ड स्लैश, अब इससे भी सब जाना है तो फिर उसके अंदर, और उससे भी आगे जाना है तो उसके अंदर एक फोल्डर हम बना सकते हैं, उसमें इशू नहीं है कोई भी। तो हम जितने भी फोल्डर चाहें तो वो ऐसे बना सकते हैं। अच्छा, अब सम टाइम हम ऐसा भी कर सकते हैं, कोई डायनेमिक पेज भी बना सकते हैं। डायनेमिक मतलब जिस तरह ब्लॉग होता है, तो अब ब्लॉग तो बहुत सारे होते हैं ना, 15, 20, 30 ब्लॉग होते हैं। तो अगर हम उन सब के पेजेस बनाने लग जाएं वो तो कितने ज़्यादा पेजेस बन जाएंगे, ऐसे नहीं होगा ना, और उसको भी फिर सब की सब मतलब उसमें जाना पड़ेगा। इसका सलूशन क्या होता है? जैसे हम ब्लॉग का कोई पेज बनाएं तो हम app.js में गए, हमने फोल्डर बनाया ब्लॉग, ठीक है। अब इसके अंदर जाके मैं जो पेज बनाऊंगा, ब्लॉग का जो पेज बनाऊंगा, वो मैं बनाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट id.js। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसको मैंने डायनामिक बना दिया है। डायनामिक का क्या मतलब है कि हम इसमें कोई भी आईडी पास कर सकते हैं, यानी इस पेज के अंदर कोई भी आईडी पास करें तो वो एज अ पेज जो है वो हमारा रेंडर होगा। अच्छा, इसका एक ऐसा भी कर सकते हैं जो रूट जो चले वो हमारा ब्लॉग ही आए, यानी यहाँ पे हम एक रूट पे हम नॉर्मली page.js ही लगाएं तो वो तो एज यूजुअल चल जाएगा ना, ब्लॉग दिखें अगर हम, ठीक है। अब अगर हम इसको कॉल करते हैं तो ये तो एज यूजुअल ब्लॉग ही आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके आगे अगर मैं फॉरवर्ड स्लैश लगा के ब्लॉग में भी कोई भी टाइटल या स्लग देता हूँ उसको, तो ये उसी स्लग का पेज बन जाए ऐसे। तो अभी तो नहीं आ रहा क्योंकि वो पेज ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हेडर फुटर फिर भी आएगा क्योंकि ये मेन लेआउट में लगा हुआ है, लेकिन वो पेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा इसलिए वो नहीं आएगा। अब ऐसा सलूशन बनाना है तो हम क्या करेंगे, एक और फोल्डर बना लेंगे यहाँ पे और उसके अंदर लिखेंगे आईडी,
आईडी का क्या मतलब है कि ये आईडी मतलब यूज़र पास करेगा, आईडी बोल दें या स्लग बोल दें, स्लग मतलब टाइटल टाइप, यूज़र कोई चीज़ पास करेगा, स्लग। अब इसके अंदर मैं एक फ़ाइल बनाऊंगा, उसको रखूंगा page.js, और उसके अंदर हम एक फ़ाइल बनाएंगे, एक पेज बनाएंगे और इसको रख देंगे सिंपली मे बी ब्लॉग्स या कुछ भी ऐसा जो है ना इसका नाम। अब इसके अंदर हमें, आपको पता है कि प्रॉप्स मिलते हैं, उस प्रॉप्स के अंदर मुझे वो चीज़ मिल जाएगी जो हम आईडी वहाँ से पास करेंगे ना, तो ये जो स्लग है ये props डॉट स्लग करके मुझे मिल जाएगा, तो वो मैं यहाँ पे रेंडर कर देता हूँ props डॉट स्लग। तो मैं इसको कंसोल भी लगा कर लेता हूँ फर्श, मेक श्योर के वो हमें स्लग मिल रहा है। तो अब मैं अगर इसको हिट करता हूँ तो ब्लॉग चल रहा है, ब्लॉग के आगे आगे हमने क्या करना है, कोई भी डायनामिक आईडी पास करनी है। नहीं, हमने एक्चुअली गलत किया, हमने फ़ोल्डर बनाया था और उस फोल्डर के अंदर हमने ये गलत फ़ोल्डर बना दिया, ऐसा नहीं करना। उसका जो पहले मैं कर रहा था वो सही था, उसकी फ़ाइल से बनाना है, स्क्वायर ब्रैकेट स्लग डॉट जेएस, इसमें हमें पेज को बनाना है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, इसको लॉग डिटेल्स प्रॉप्स मिल जाएंगे, उस प्रॉप को हम लॉग करा लेते हैं और प्रॉप्स डॉट स्लग जो है वो मिल। हाँ अब चल रहा है, वो हम प्रॉप गलत उसकी गेट कर रहे थे इसलिए। लेकिन अब हम देखें ए लिख रहे हैं या कोई भी टाइटल लिखेंगे, वो टाइटल मुझे पेज में भी शो हो जाएगा। ABC लिखेंगे, ABC शुरू हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड, कुछ भी ऐसे टाइटल देंगे वही टाइटल मुझे कंपोनेंट में भी मिल रहा है। तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि हम जितने चाहें पेजेस बना पा रहे हैं। नॉर्मली तो कोई भी पेज बनाने के लिए हमें वो एक नया पेज का फ़ोल्डर बनाना पड़ रहा था ना, अब ऐसे नहीं करना पड़ रहा। हमने क्या किया, ब्लॉग का फ़ोल्डर बनाया, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ स्लग लिखें, आईडी लिखें, अगर आईडी लिखेंगे तो पैरम्स डॉट आईडी मिल जाएगा, अगर स्लग लिखा है तो पैरम्स डॉट स्लग मिल जाएगा। अब इस राउट पे फॉरवर्ड स्लैश ब्लॉग और फॉरवर्ड स्लैश आगे यूज़र जो भी लिखेगा ना, तो ऑटोमेटिकली हमें वो वाला राउट जो है वो एक्सेसिबल हो जाएगा। इस तरह अब अगर हमने ब्लॉगिंग टाइप एप्लीकेशन बनानी हो जिसमें बहुत सारे डायनामिक पेजेस क्रिएट करने होते हैं, तो वो हम मैन्युअली फ़ोल्डर बना के नहीं करते, फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट स्लग टाइप इस तरह का सिंटैक्स यूज़ कर लेते हैं। तो इन शॉर्ट हमने अगर ख़ुद से पेजेस बनाने हो सब पेजेस, तो हम उसके फ़ोल्डर बना लेंगे। अगर हमने बहुत ज़्यादा डायनामिक पेजेस बनाने हैं, यानी 20, 30, 40 पेजेस बनाने हैं, तो फिर हम वो ये वाला सिंटैक्स यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट स्लग, अंदर फिर जो भी आप टाइटल ऊपर लिखोगे या जो भी यूज़र पेज पे सर्च करेगा तो ऑटोमेटिकली वो पेज आपको एक्सेसिबल हो जाएगा। पैरम्स प्री डिफाइंड है, वो चेंज नहीं हो सकते। ये स्लग है, अगर इसको आप आईडी कर दोगे तो फिर आप अंदर भी आईडी ही एक्सेस करोगे पैरम में। नहीं, प्रोप भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि अगर आपने प्रोप करना है तो इधर ऑब्जेक्ट प्रोप्स लिखेंगे, तो फिर प्रोप्स डॉट पैरम्स आएगा, फिर यहाँ पे भी आएगा प्रोप्स डॉट
पैरम्स डॉट स्लग, क्योंकि वो उसके अंदर था रिजल्ट। अब वो आप देख रहे हो ना, इसको मैं अगर कुछ भी लिख रहा हूँ ऐसे तो अभी वो भी एक्सेसिबल है। तो अगर आप प्रोब कंपोनेंट का रिसीव कर लें, क्योंकि आपको पता है ना उसमें अगर हम उसको स्प्रेड करना यानी हम रीड करना चाहते हैं कोई स्पेसिफिक प्रॉप उसमें से, तो हम कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर हम पूरा प्रॉप एक्सेस नहीं कर ले, करली ब्रेसेस लिखते हैं, उसी में से हम स्प्रेड कर लेते हैं जो भी की करनी हो। लाइक अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट में से कोई एक आइटम या की सब निकालनी है तो हम क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्ट को लिख के उसमें की का नाम लिख देते हैं। तो अगर पीछे से किसी ने डाटा पास किया है तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट डाटा लिख सकता हूँ, तो करली ब्रेसेस डाटा लिख सकता हूँ। उसका फ़ायदा क्या है कि वो वाली की जो है मैं डायरेक्टली रीड कर लूँगा। अदरवाइज़ आप प्रॉप रीड करके उसमें से पैरम्स डॉट स्लग ऐसे निकाल सकते हैं। उसके बाद जो है डायनामिक राउट कैसे बनाते हैं और सब राउट कैसे बनाते हैं, समझ आ गया ना। तो /सर्विस/मोबाइल, इसमें एक और टेक्निक है कि अगर आपने सब राउट्स बनाने हैं यानी सर्विसेज है, तो सर्विसेज में हम एक और फाइल भी आगे बना सकते हैं, उसको कह सकते हैं layout.js, और ये एक रिएक्ट का कंपोनेंट होगा। तो वो एक रिएक्ट का जो है वो कंपोनेंट होगा। जैसे अगर हम स्लग की जगह पे लिखें ABC लिख देते हैं, तो अब पेज में हमें जो वैल्यू मिलेगी ना उसके अंदर जाके वो पैरम डॉट स्लग नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, ABC मिलेगा। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे layout.js बनाया है और इस लेआउट के अंदर हमें मिल जाएगा चिल्ड्रन, और उस चिल्ड्रन को हम जो है वो कॉल करेंगे अच्छा, अब समझ आई आपको कि मैंने अब ABC लिखा है ना वहाँ पे, तो ब्लॉग में मैं लिखूँगा ब्लॉग / कोई भी मैंने टेक्स्ट लिखा वो स्टिल एक्सेसिबल है। यानी जो की का नाम, जो भी आप फोल्डर का नाम रखोगे ना, आपको उसी नाम की की में से डाटा मिलेगा। स्लग लिखोगे तो स्लग, ID लिखोगे तो ID में से मिलेगा, ABC लिखा है तो AB में से मिलेगा। मैं आपको बता रहा था कि layout.js के अंदर यानी हम सब पेजेस के अंदर भी लेआउट फाइल बना सकते हैं। उसका क्या फ़ायदा होगा, वो लेआउट फाइल होगी जो आपने सब पेज के लिए बनाई है और उसके जो नेस्टेड पेजेस हैं उसके लिए। लाइक अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे मैंने वेब और मोबाइल की 2 सर्विसेज बनाई हैं, अब इन दोनों के ऊपर कोई UI ऐसी होनी चाहिए जो दोनों पे नज़र आए। तो उसका हल एक तो ये है कि दोनों पे वो UI हम वो कंपोनेंट कॉल कर दें। अगर हम वो शेयर करना चाहते हैं लेकिन सब पेजेस पे नहीं करना चाहते, लेकिन इन वेब मोबाइल और ये जो सर्विसेज का वो है उस पर करना चाहते हैं, तो मैं उसको कर सकता हूँ। उसके लिए स्पेशल हम लेआउट बना सकते हैं। लेट्स सपोज मैं एक इधर UI बनाई, तो मैं इसको कह सकता हूँ सर्विसेज स्पेशल हेडर। अब ये वाली हेडिंग जो है वो किस किस पे नज़र आएगी, सर्विस पेज पे, वेब पेज पे और मोबाइल। लेकिन अगर हम कॉन्टैक्ट खोलेंगे फिर ये नज़र नहीं। अगर कॉन्टैक्ट की भी आप शेयरेबल UI बनाना चाहते हो, कॉन्टैक्ट में कोई आपके पास नेस्टेड फोल्डर्स हैं और उन सब में कोई शेयरेबल UI बनाना चाहते हो, तो उसमें भी क्या कॉल हो सकता है, layout.js। तो layout.js एक रिएक्ट का कंपोनेंट है सिंपली, लेकिन इसकी प्रॉब में आपको एक चिल्ड्रन मिलेगा, उस चिल्ड्रन को आपको कॉल करना ज़रूरी है। अगर आप उसको कॉल नहीं करेंगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो अब अगर हम सर्विसेज में जाते हैं अगेन, तो ये स्पेशल हेडर आ रहा है, मोबाइल में भी आ रहा है और वेब में भी आ रहा है, और अगर सिर्फ सर्विसेज में जा रहे हैं तो फिर भी आ रहा है। लेकिन अगर मैं कॉन्टैक्ट में जा रहा हूँ तो फिर वो स्पेशल हेडर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि हम UI कुछ स्पेसिफिक पेजेस में भी शेयर कर सकते हैं विद layout.js। सही है। अगर मोबाइल के अंदर जाके मज़ीद मेरे पास 2-3 नेस्टेड पेजेस हैं, मैं चाहता हूँ उनमें कोई UI शेयर करनी है, तो फिर मोबाइल के फोल्डर में हम एक और फाइल बना सकते हैं layout.js, जो मोबाइल की अंदर शेयर होगी और उसके चाइल्ड पेजेस में शेयर होगी।
राउटिंग यही है इसके अंदर। उसके अलावा ब्लॉग के अंदर डायनामिक राउटिंग मैंने बताया कि कैसे करते हैं, क्योंकि ये इसकी ज़रूरत पड़ जाती है समटाइम। ऐसे पेजेस बना रहे होते हैं जो डायनामिकली क्रिएट हों, यानी जो भी यूज़र पाथ लिखे वो करेक्ट पेज ही हो, ताकि उसको मुझे बनाना ना पड़े। तो फिर वो कैसे बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी आईडी या स्लग या एबीसी जो भी लिखना चाहें आप, तो उसको उससे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। वो मैंने बताया तो सही है ना आपको। एक ये है पेज, और इन दोनों के अंदर जो पेजेस हैं वो 3 चिल्ड्रन हैं इसके ये कॉन्टेक्ट चिल्ड्रन। लेकिन जो मेन लेआउट है उसके अंदर तो क्या है, ये सारे उसी के चिल्ड्रन हैं ना, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता। अच्छा, उसके अलावा जो है और क्या इसमें है, मैं क्या राउटिंग में तो यही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, डायनामिक राउटिंग और राउटिंग कैसे करते हैं। फिर एक पेज से दूसरे पेज में कैसे जाते हैं, लिंक का टैग है वो कौन देता है, नेक्स्ट लिंक, नेक्स्ट देता है। नेक्स्ट जैसे वो लिंक निकालते हैं, उससे हम फिर href दे के एक पेज से दूसरे पेज में राउट कर सकते हैं। वो उसके अंदर भी रेक्ट राउटर डाउन में भी ये फीचर होता है, इसमें भी है। तो अब आप एक पूरी वेबसाइट इसकी बना सकते हो, वापस में लिंक भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है इसके अंदर रिएक्ट में जो यूनिक चीज़ें हैं उसको हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। जब प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में हमने ये चीज़ें देख ली, उसके अलावा लेआउट मैंने आपको बता दिया, पेजेस राउटर, लोडिंग यूआई नॉट फाउंड एरर। अच्छा, इसके अलावा भी इसमें कुछ टाइप स्क्रिप्ट जिस तरह JSX होती है ना, ऐसे TSX। तो इसके अंदर जो है वो पेज की फाइल बनती है, लेआउट की फाइल बनती है, इसमें लोडिंग की फाइल भी बन सकती है। लाइक अगर आप कुछ डाटा लोड करना चाह रहे हो कुछ टाइम के लिए, तो पहले लोडिंग में जो भी यूआई होगी वो चलेगी, उसके बाद आपका पेज रेंडर होगा। तो ये लॉजिक भी इसके अंदर होती है। नेस्टेड राउट बता दिया है, डायनामिक राउट बता दिया है। हाँ जी, layout.js का मतलब ये है कि अगर जो मेन लेआउट थी वो ऐप के फोल्डर के अंदर जो है, वो उसके अंदर जितने भी पेजेस हैं या जितने भी कंपोनेंट हैं उन्होंने हमेशा इसके अंदर से गुजर के जाना है। ये इसकी समझो इंडेक्स फाइल है, ये इसकी मेन फाइल है जहाँ से हर चीज़ गुजर के जाएगी। इसके अंदर अगर मैं कोई यूआई लगा दूंगा तो वो सारे पेजेस में नज़र आएगी, जितने भी हम पेजेस क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी यूआई बनाना चाहता हूँ जो एक पेज या उसके सब पेजेस में शेयरेबल हो, लाइक वो ऑल दी पेजेस में शेयर, अगर हम मेन लेआउट में लगाएंगे तो वो तो होल पेजेस में शेयरेबल होगी ना। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि सर्विसेज का पेज और अगर उसके नेस्टेड में कुछ पेजेस हैं उनमें शेयरेबल यूआई हो, तो फिर हम एक layout.js बना सकते हैं। कहाँ पे, सर्विसेज के उसमें, सर्विसेज के अंदर ही बनाया ना। तो अब इसके अंदर जो भी पेजेस, सर्विसेज का पेज और उसके जितने भी नेस्टेड पेजेस हैं, उन सब के अंदर ये शेयरेबल यूआई जो है वो नज़र है। सिंपल एक रिएक्ट का कंपोनेंट है, उसको एक प्रॉप आ रही है चिल्ड्रन, उस प्रॉप को कॉल किया हमने, बस सही है। ये सेम मेन लेआउट भी ऐसा बनाया जा सकता है, उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हम ख़त्म कर, ये तो फॉन्ट वो लोड कर रहा है, कुछ हमने अपने कंपोनेंट लोड किए हैं, तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसको ख़त्म कर दें ना सारा, तो फिर भी ये चलता रहेगा। अगर हम ये सारा ख़त्म कर दें ना, तो फिर भी ये जो है ना वो वर्क करता रहेगा। ये यानी एक्स्ट्रा ही सारा कोड लिखा हुआ है, तो मैं इसको सारा मैंने रिमूव कर दिया और RFS लेआउट, और इसके अंदर इसमें हमें एक प्रॉप मिल जाएगी, प्रॉप्स करके ले लें, या मैंने आपको बोला है स्प्रेड कर सकते हैं, जैसे चिल्ड्रन स्प्रेड कर लिया हमने, तो हमें पता है उसमें चिल्ड्रन की प्रॉप आ रही है, तो हेडर फुटर और चिल्ड्रन कॉल कर दिया। वो बाकी तो एक्स्ट्रा चेंजेस, तो अभी भी चीज़ें चलती रहेंगी वैसे। ये क्योंकि पेज बनाता है ना ये मेन, तो इसके अंदर HTML के टैग जो हैं वो होने चाहिए। SEO के लिए हेल्पफुल होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा है।
कॉन्टैक्ट आ गया, अबाउट आ गया। इस तरह बहुत सारे हम पेजेस जो हैं उसमें बना सकते हैं। उसके अलावा क्या था, लेआउट समझ आ गया ना? अच्छा, उसके अलावा ये एक अच्छा चीज़ है कि जिसको हम बोलते हैं राउटिंग ग्रुप, राउट ग्रुप एंड प्राइवेट ग्रुप। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आप अगर हम नॉर्मली कोई भी फ़ोल्डर बनाएं, अगर इसके अंदर जैसे हम इसमें कोई फ़ोल्डर बनाएं डैशबोर्ड का, तो हमने एक फ़ोल्डर बनाया ऐप के अंदर डैशबोर्ड का, डैशबोर्ड के अंदर हमने एक फ़ोल्डर बनाया मे बी एडमिन का, और उसके अंदर हमने एक और फोल्डर बना दिया एडमिन के अलावा मे बी सुपर एडमिन का। तो ये मैंने इसमें कुछ फोल्डर जो है ना वो क्रिएट कर दिए, एडमिन, सुपर एडमिन। अब अगर मैं एडमिन के अंदर पेज डॉट JS या TSX लिखता हूँ टाइपस्क्रिप्ट की शक्ल में, तो क्या होगा कि ये एडमिन है ना, तो हमारा अब राउट क्या बन जाएगा, /admin /डैशबोर्ड और /admin, ये आ जाएगा ना एडमिन। लेकिन टेक्निकली मैं ये चाहता हूँ कि जो डैशबोर्ड है ना वो पाथ में ना आए, लाइक मैं /admin ही लिखूँ ना, इवन तो कि वो चाइल्ड में या डैशबोर्ड के, लेकिन वो स्टिल उसके पाथ में ना आए, वो मैं बस ग्रुप करने के लिए इस्तेमाल करूँ। यानी मैं चाह रहा हूँ कि डैशबोर्ड के जितने भी पेजेस हैं वो इस फोल्डर के अंदर हों, लेकिन डैशबोर्ड उन सब के राउट में ना आए ना। लाइक ऐसे तो सब मैंने 10 पेजेस डैशबोर्ड के अंदर बनाने हैं, तो वो 10 के अंदर डैशबोर्ड 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 आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ ये ना आए, सिर्फ एडमिन लिखें फिर भी वो चले। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम पेज, अगर हम किसी फोल्डर को जो ऐप राउटर में क्रिएट कर रहे हैं लेकिन हम उसको लेके नहीं आना चाह रहे उसकी राउटिंग के अंदर, तो हम क्या लिखेंगे, ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स। उससे क्या होगा कि अगर मैं अभी सर्च करता हूँ ना, तो अब डैशबोर्ड से कुछ नहीं होगा, मैं /admin लिखूंगा तो पेज आएगा। अब बीच में से डैशबोर्ड निकल गया, इवन तो के फोल्डर है वहाँ पे, लेकिन अगर ब्रैकेट्स ऐसी लग जाएंगी तो उसका मतलब ये है कि अब उसकी वो राउट में शामिल नहीं हुआ, लेकिन ये ग्रुपिंग के लिए यूज़ हो रहा है। समटाइम हमें कैसे ऐसे करना पड़ता है ना कि मैंने बताया तो है कि हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि डैशबोर्ड है उसमें हमने 10-15 पेजेस बनाने हैं, तो वो हम एक फ़ोल्डर डैशबोर्ड में रख लें ताकि वो बाकी पेजेस से ज़रा मुख्तलिफ हो जाएं। अगर हम रूट पे रखेंगे तो उसमें आम पेजेस और डैशबोर्ड दोनों के पेजेस जो है ना वो मिक्स हो जाएंगे। अगर मैं इस एडमिन को बाहर निकालूंगा तो फिर ये ऐसे ही क्या पता लग रहा है ना ये नॉर्मल ऐप के पेजेस हैं या डैशबोर्ड के पेजेस हैं। तो इसलिए हमने इसको डैशबोर्ड पेज के अंदर रखा है ताकि पढ़ते हुए समझ आए कि अगर मैं इसको एडमिन को रूट पे बनाऊंगा तो ये कन्फ्यूज़ करेगा बाकी सबके साथ। और इसके भी 15 पेजेस हैं, 15 नॉर्मल ऐप के पेजेस हैं, तो वो 30 पेजेस हो जाएंगे। तो 30 पेजेस आपस में कन्फ्यूजन पैदा करेंगे, तो इसलिए हमने डैशबोर्ड का फोल्डर बना के उसके अंदर पेजेस बनाने हैं। पेज.js नेक्स्ट का कंपोनेंट नहीं, उसके अंदर तो हम रेक्ट का कंपोनेंट ही लगाते हैं, लेकिन फाइल का स्टैंडर्ड है, जब भी हमने राउट बनाना है तो हमें पेज.js ही लगाना है। अगर टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करें तो पेज.tsx। उसमें क्वेश्चन आता है ना कि टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर लें, तो हम नॉर्मली टाइपस्क्रिप्ट ही यूज़ करेंगे, हम जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं करेंगे। हम जब भी ऐप बनाएंगे Next.js की तो हमेशा हम टाइपस्क्रिप्ट इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 90% अब प्रोडक्शन में टाइपस्क्रिप्ट यूज़ होती है। तो हम भी अब नेक्स्ट कोई फोल्डर बनाएंगे तो हमेशा टाइपस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग ने भी जब भी नया प्रोजेक्ट बनाना है तो टाइपस्क्रिप्ट में बनाना है, जावास्क्रिप्ट में नहीं बनाना, ठीक है। सिर्फ /admin डैशबोर्ड बीच में से यानी ये फोल्डर भी है और इसका कोई मीनिंग भी नहीं है, यानी ये राउटिंग में नहीं आ रहा, ये सिर्फ ग्रुपिंग के लिए, हाँ डेवलपर की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये सारे पेजेस डैशबोर्ड के रिलेटेड हैं। इसमें भी बना लेंगे, ऐप में बनाना है ऐप में बना लें, ऐप के बाहर बनाना है नॉर्मली हम ऐप में ही बना लेते होते हैं। ये सारे पेजेस हैं तो इसमें ही फोल्डर बना लें एक, या ऐप के बाहर भी यहाँ पे बना सकते हैं। रूट के ऊपर कन्फिग का फोल्डर बना लिया हमने, इसके अलावा जो है वो उसका फोल्डर बना लिया। कंपोनेंट भी बाहर लेके आ सकते हैं ऐप से, वो उसका ऐप से कोई लिंक नहीं है।
और रिडक्स स्टोर अगर यूज़ कर रहे हैं उसका फ़ोल्डर बन जाएगा, कांस्टेंट फ़ोल्डर बन रहे हैं तो कांस्टेंट का फ़ोल्डर बन जाएगा ऐसे। रिडक्स स्टोर का भी मेन पे बन जाएगा। रिडक्स नॉर्मली हम यूज़ नहीं करेंगे नेक्स्ट में इतने ज़्यादा, क्योंकि रिडक्स लगा दिया तो वो तो रिएक्ट बन गया ना, क्योंकि रिडक्स क्लाइंट साइड रेंडर होती है तो हमें रूट पे यूज़ क्लाइंट लगाना पड़ेगा। लाइक हम रिडक्स का प्रोवाइडर जहाँ पे भी लगाएंगे वहाँ से आगे सारा क्लाइंट साइड होना चाहिए। तो अगर हमने उसको क्लाइंट साइड ही बना दिया तो लाइक अगर मैं यहाँ पे रूट के ऊपर सबसे मेन रूट क्या है इस ऐप के अंदर जाके लेआउट, तो इसके अंदर जाके मैंने यूज़ क्लाइंट लगा दिया तो क्या हुआ, होल ऐप क्लाइंट साइड बन गई। क्यों? यूज़ क्लाइंट जहाँ लगाते हैं वो पेज या कंपोनेंट और उसके अंदर जितने भी कॉल हो रहे हैं सब क्लाइंट साइड बन जाते हैं। लाइक मैंने यूज़ क्लाइंट यहाँ लगाया ना, और मैंने फूटर में यूज़ क्लाइंट नहीं लगाया, फूटर में तो लगाया था, हम ऐसा करते हैं, हेडर में भी लगाया हुआ है। अगर मैंने यूज़ क्लाइंट अभी यहाँ पे नहीं भी लगाया तो ये फिर भी क्लाइंट साइड कंपोनेंट ही है। नहीं समझ आई? अगर किसी भी पेरेंट चीज़ पे आपने यूज़ क्लाइंट लगा दिया तो उसके चाइल्ड ऑटोमेटिकली क्लाइंट साइड बन जाएंगे, उसके अंदर हमें स्पेसिफिकली क्लाइंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी भी चल रहा है ये, बात समझ आई या नहीं? अगर हम रूट पे, अब हमने स्टेट कहाँ पे यूज़ की है, हेडर में स्टेट यूज़ की है ना, और हमने उसको लेआउट के अंदर जाके यूज़ क्लाइंट, अगर मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ और हेडर मैंने यूज़ किया तो अब क्रैश आएगा, आना चाहिए ना, क्योंकि अब हेडर कौन सा कंपोनेंट बन गया है, सर्वर साइड बन गया है, तो अब उसके अंदर यूज़ क्लाइंट लगाना पड़ेगा। अगर मैंने रूट पे यूज़ क्लाइंट लगा दिया तो फिर नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि तब फिर तो पूरी ऐप ही क्लाइंट साइड बन गई। यानी अगर आप मेन layout.js में जाके यूज़ क्लाइंट लगा देंगे तो पूरी Next.js एप्लीकेशन React.js एप्लीकेशन बन जाएगी, क्योंकि सब कुछ क्लाइंट साइड से रेंडर होगा। नहीं, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट ही बैकएंड है ना, बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर साइड कंपोनेंट नहीं है। जब तक हम यूज़ क्लाइंट नहीं लगाते तो वो कंपोनेंट क्या है, हाँ तो वो सर्वर ही है, उसमें जो मर्जी सर्वर का कोड लिखें चलेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही सर्वर साइड है। इसीलिए अगर हमने क्लाइंट साइड बनाना है तो यूज़ क्लाइंट लगाना पड़ेगा, अगर नहीं बनाना है तो फिर लगाने की ज़रूरत नहीं है। लॉजिक समझे? इसलिए हम रिडक्स की एप्लीकेशन को Next.js के अंदर रूट पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर रूट पे करेंगे तो रिएक्ट का मकसद ख़त्म हो जाएगा। हाँ, अब एक चीज़ हो सकती है, हमारी एप्लीकेशन में दो चीज़ें हैं, एक हमारी नॉर्मल एप्लीकेशन है जिसमें SEO रिक्वायर्ड है, और एक उसमें डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में हमें पता है अक्सर SEO इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि उसमें स्टैट्स वगैरह होते हैं चीज़ें, वो SEO में हमें नहीं चाहिए, क्योंकि डैशबोर्ड को तो कोई भी बंदा एक्सेस नहीं कर सकता ना, प्राइवेटली एक्सेस हो सकता है। यानी हमारी वेबसाइट है, अब जैसे इवन थो टेक्नोसेट भी है, तो अभी ये वाली पेज तो हर कोई एक्सेस कर पा रहा है, लेकिन इसके अंदर एक पेज है /admin, ये एडमिन का पेज जो है ना वो कोई एक्सेस नहीं कर सकता अनटिल इसको, जिसको एक्सेस ना हो। ये एडमिन पेज है जिसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता अनटिल उसके पास एक्सेस ना हो। तो अब इसकी SEO का कोई मकसद पीछे रहता है, जब ये पेज ही एक्सेसिबल नहीं है तो उसकी SEO भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ऐसे पेजेस जिनके अंदर SEO रिक्वायर्ड नहीं है तो उनको हम एक उसमें ग्रुप कर लेते हैं। यानी एक मेन पेज में, जैसे डैशबोर्ड में हमने उसको ग्रुप कर लिया। अब इसमें आगे हम लगा सकते हैं layout.js, और इस layout.js में हम रिडक्स का प्रोवाइडर अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या फिर इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, क्लाइंट साइड, तो इसको हम बना भी दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये डैशबोर्ड के अंदर जितने पेजेस हैं उनके ऊपर अप्लाई होगा, ये मेन पेजेस पे अप्लाई नहीं होगा। तो इसके अंदर आगे हम यहाँ पे मतलब लगा सकते हैं डैशबोर्ड, और उसके अंदर आके यहाँ पे हम इसको यूज़ क्लाइंट बना देंगे। अब इसको यूज़ क्लाइंट बना दिया तो क्या फ़ायदा होगा कि अब इसके अंदर जितने पेजेस हैं वो क्या हो गए, क्लाइंट साइड हो गए। जब वो क्लाइंट साइड हो गए तो फिर क्या होगा,
फिर मैं इसमें रिडक्स लगा सकता हूँ। अब मैं इसमें रिडक्स लगा सकता हूँ। हेडर में जाके हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा, क्लाइंट। अब एडमिन में हमने इसको कर दिया, तो अब मैं इसमें क्या लगा सकता हूँ, रिडक्स लगा सकता हूँ। तो डैशबोर्ड के अंदर लेआउट, ये देख लेते हैं लेआउट चल रहा है या नहीं। ये डैशबोर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब चल रहा है। इसके अंदर मैं इसको क्या कर दूंगा, रिडक्स का प्रोवाइडर अप्लाई कर दूंगा। यानी जो हम प्रोवाइडर अप्लाई करते थे ना रिएक्ट, मतलब स्टोर तो सारा बन सकता है रिएक्ट के साथ ही, वो तो सेपरेट स्टोर के अंदर ही स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन होनी है, स्लाइसेस बनने हैं। फिर हम दोनों को कैसे कनेक्ट करते थे, स्टोर और रिएक्ट को, प्रोवाइडर के अंदर app.js में प्रोवाइडर, वो जो प्रोवाइडर था वो हम इस फाइल में प्रोवाइड करेंगे। अब उसका क्या नुकसान होगा, हमें नुकसान ये होगा कि अगर यहाँ अबाउट में जाके मैं रिडक्स में से कुछ लेना चाहूँगा तो नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि अबाउट तो उसके प्रोवाइडर के अंदर नहीं आ रहा। लेकिन डैशबोर्ड के जितने पेजेस हैं उसके अंदर मैं अगर कोई भी रिडक्स से डाटा लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ, क्योंकि प्रोवाइडर उसके ऊपर आ रहा है। नहीं समझ आई? अब इस यानी इस लेआउट के अंदर यहाँ पे हमने प्रोवाइडर का टैग लगाना है। यहाँ पे क्या लगाना है, प्रोवाइडर का जो है वो टैग लगाना है। उसको स्टोर प्रोवाइड करते हैं ना हम, तो वो स्टोर जो भी होता है वो हम देते हैं उसको। तो ये टेक्निकली हम रूट के ऊपर इसके लगा देंगे यहाँ से यहाँ तक, और बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तो वो अभी के लिए तो नहीं है, मैं कमेंट कर रहा हूँ, लेकिन वो इस तरह से प्रोवाइड कर देंगे इसको स्टोर। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि इसके अंदर जितने भी पेजेस बनेंगे उन सब के पास रिडक्स आ जाएगी। तो हम उन पेजेस को जो क्लाइंट साइड रेंडर करने हैं उन पे रिडक्स यूज़ कर सकते हैं। अब क्यों कर सकते हैं, क्योंकि प्रोवाइडर अप्लाई करना है तो वो क्लाइंट साइड चलता है, तो इसलिए हमने शुरू में यूज़ क्लाइंट लगा दिया। लेकिन अगर हम पूरी रिएक्ट नेक्स्ट की एप्लीकेशन में भी रिडक्स लगा सकते हैं, फिर हमें मेन लेआउट को क्या करना होगा, यूज़ क्लाइंट, और उसमें प्रोवाइडर अप्लाई करना होगा, फिर वो रिएक्ट बन जाएगी, तो उसका फ़ायदा नहीं है। बढ़ सकती है ना डैशबोर्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें करना होता है ना, उसमें बहुत डाटा होता है। वो मतलब डैशबोर्ड में क्या होता है, क्रड होते हैं, ऐड करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, यानी बहुत ज़्यादा डाटा एग्नोस्टिक एप्लीकेशन होती है। यानी वो डैशबोर्ड है या कोई एडमिन पैनल हो, तो वो इस तरह की बहुत ज़्यादा डाटा होता है ना इसमें। तो इस डाटा को हम रिडक्स में रख लें तो ज़्यादा फ़ायदा है। यानी इसमें बहुत सारे टैब्स होते हैं, उधर से डाटा एडिट हो सकता है, अपडेट, बहुत ज़्यादा डाटा एग्नोस्टिक एप्लीकेशन होती है जो डैशबोर्ड एप्लीकेशन होती है, एडमिन पैनल जो होता है, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस करते हैं, डिलीट, अपडेट वगैरह। तो उसका एसईओ से कोई लेना देना भी नहीं होता, तो उसको हम रिडक्स लगा के ज़्यादा ईजी मैनेज कर सकते हैं। समझ रहे हो? लेकिन कुछ ऐसे पेजेस होते हैं जैसे लैंडिंग पेज, उसको हम रिडक्स का उसके साथ क्या लिंक है, वो एसईओ में अच्छा आना चाहिए। इसी तरह अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, इस तरह के पेजेस जो एसईओ के लिए चाहिए तो उनको हम नहीं शामिल करेंगे। तो एक वेबसाइट में कुछ पेजेस होते हैं जो एसईओ में हमें चाहिए होते हैं, बाकी पेजेस तो प्राइवेटली हैंडल हो रहे होते हैं। जो भी पेजेस लॉगिन के बाद आ रहे हैं वो एसईओ में ना भी आए, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट ना, क्योंकि वो तो रेंडर के बाद ही चलने हैं। तो इसलिए जो डैशबोर्ड वाली एप्लीकेशन होती है उसमें हम क्रड बहुत ज़्यादा लगाते हैं, यानी ऐड कर रहे हैं कि डाटा, एडमिन ही ऐड करते हैं ना, डाटा ऐड करते हैं, डिलीट, अपडेट, इस तरह के काम। तो एडमिन के पास अथॉरिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। तो ऐसी एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए फिर हम रिडक्स स्टोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी एक ही नेक्स्ट की एप्लीकेशन के अंदर हम दोनों चीज़ें भी कर सकते हैं अचीव, कि हम उसी में डैशबोर्ड भी अचीव कर सकते हैं क्लाइंट साइड बना के, और बाकी के पेजेस सर्वर साइड ही रेंडर होने दें ताकि परफॉर्मेंस अच्छी रहे। सही है? उसके अलावा जो है नेक्स्ट की एप्लीकेशन में और क्या चेंजेस होते हैं, ये तो हमने सारे कवर कर लिए हैं इसमें, जो मेन चीज़ें हैं इसमें। और उसके बाद राउटिंग के राउट्स कैसे काम करते हैं वो मैंने आपको बताया अभी, डैशबोर्ड में, सेटिंग में इसका क्या क्या पाथ हैं, वो तकरीबन सेम ही बात डिस्कस कर रहा है। 1 by 1 जा रहे हैं ना उधर।
पेज के अंदर पेज डॉट JS बनाना है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। लेआउट, टेम्पलेटिंग, लिंकिंग भी देख ली है। एरर हैंडलिंग, लिंकिंग एंड नेविगेशन वो लिंक टैग से होती है ना, वो मैंने पढ़ा दिया ना आपको, लिंक टैग कैसे लगाना है, लिंक href वो उससे हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और भी है, अगर आप क्लाइंट, मैंने जैसे कल बनाया था ना हमने यूज़ नेविगेशन और उसको नेविगेशन का वेरिएबल बना के, नेविगेट का वेरिएबल बना के, तो नेविगेट में हमने पाथ दिया था कि तुमने यहाँ पे नेविगेट करना है डायनामिकली, अगर बटन पे क्लिक करके करवाना है। तो लिंक तो उसके अंदर टेक्स्ट खुद से लिखते हैं ना, तो अगर हमने अपना मैनुअल कोई बटन लगाना है और उससे नेविगेशन करानी है तो ये चीज़ पॉसिबल है, लेकिन इसको करने के लिए हमें एक कंपोनेंट को क्लाइंट साइड बनाना पड़ेगा। यानी ये सर्वर में कोई भी हुक जो है ना वो सर्वर साइड नहीं चल सकती, यानी यूज़ स्टेट, यूज़ इफेक्ट, यूज़ सिलेक्टर, जितनी भी हुक हमने यूज़ मेमो, वो कोई भी जो है ना वो सर्वर साइड ना नहीं चल सकती, क्लाइंट साइड चलती हैं। तो इसी तरह मेरे पास एक हुक है यूज़ राउटर, जो मिलती है नेक्स्ट नेविगेशन में से। इसका क्या फ़ायदा होता है, आप अपना कस्टम बटन लगा के एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं, लेकिन आपको वो पेज फिर क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट साइड करना पड़ेगा। तो राउटर बना लिया और राउटर डॉट पुश का फंक्शन है उसका, उस पर हम कर सकते हैं। जैसे हम कोई पेज बना लेते हैं उसको क्लाइंट साइड, जैसे हमने अभी एडमिन को क्लाइंट साइड बना ही दिया है ना, तो इसके अंदर हम एक बटन लगाते हैं, मे बी मूव टू कॉन्टेक्ट अस पेज। अब इसके अंदर हम ऑन क्लिक लगाएंगे एज यूजुअल, यहाँ पे क्या बनाएंगे, हैंडल क्लिक, और उसको पास कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, क्लिक हो जाएगा ना इस पर, ये तो ये फंक्शन चलेगा। तो इसके अंदर मुझे नेविगेट करना है मैनुअली, या तो मैं बटन लगा दूँ इधर, दूसरा लिंक टैग लगा दूँ, फिर तो क्लाइंट साइड बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मुझे दूसरी तरह बनाना है तो फिर मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट में से यूज़ राउटर लूँगा, तो कांस्टेंट राउटर यूज़ राउटर, वो नेक्स्ट में से इंपोर्ट हो जाएगा, और फंक्शन का नाम क्या था, राउटर डॉट पुश और कॉन्टैक्ट। अब मैं एडमिन पे जाऊँगा, मूव टू नेक्स्ट। अब उसको यानी मैनुअली मैंने बटन बनाया था, उस पर मैंने क्लिक किया तो नेविगेट हो रहा है, लिंक टैग यूज़ किए बगैर। तो ये हमें क्यों यूज़ करना होता है, जब समटाइम हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन अगर हो जाए, क्योंकि वो API फायरबेस के ओथ को कॉल करना है, वो बताएगा कि लॉगिन हो गया, अगर हो गया तो फिर हमने नेविगेट करना है। तो वहाँ फिर यूज़र ने मैनुअली बटन पे तो नहीं करना ना, वो तो हमने क्लिक नेविगेट कर देना है उसको। यानी हम लॉगिन पे करें तो सोचो ना कि यूज़र ने लॉगिन पे क्लिक कर दिया है, अब यूज़र अगर लॉगिन हो गया तो मुझे इसको नेविगेट करना है ना खुद से, तो वहाँ पे तो मुझे यूज़र क्लिक तो नहीं करेगा कि लिंक पे क्लिक करे तो नेक्स्ट जाना है, तो वो हमने खुद से फोर्सफुली नेविगेट करना है। तो फोर्सफुली नेविगेट उसमें कैसे होता है, जो कल मैंने राउटर में पढ़ाया था, लेफ्ट राउटर डाउन में, वो यूज़ नेविगेशन की हुक है, तो यहाँ पे यूज़ राउटर की हुक है। तो इसमें राउटर डॉट पुश है, उसमें बस जो भी वेरिएबल बनता है उसमें हम पाथ देते हैं तो नेविगेट कर जाते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में। तो राउटर डॉट पुश से यानी मैनुअल, अगर हमने खुद कोड से लॉजिक लगा के पुश करना हो किसी को एक पाथ से दूसरे पाथ में, तो ये अक्सर हमें चाहिए होता है जब यूज़र लॉगिन हो जाता है तो फिर हमने फोर्सफुली पेज चेंज करना होता है, ऐसे ही है ना। तो फिर वहाँ पे हम वहाँ पे वो लिंक वाला सिंटैक्स नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि लिंक वाले पे यूज़र को मैनुअली क्लिक करना है, तो यहाँ पे यूज़र क्लिक नहीं भी कर रहा तो हम उसको नेविगेट कर रहे हैं। अच्छा, लिंकिंग या नेविगेशन भी हो गया, यानी लिंक अगर नॉर्मली लिंक लगाना है तो लिंक टैग, अगर कोड के थ्रू लॉजिक के थ्रू करना है यानी लॉगिन हो जाए तो खुद से पेज चेंज करना है तो फिर यूज़ राउटर। अच्छा, एरर हैंडलिंग, वो एरर हैंडलिंग का हमें पता ही है कि हम ट्राई कैच यूज़ करते हैं, ये उसी के रिलेटेड ही इसने सारी बताई है। अब जब तक पेज लोड नहीं हो रहा तब तक आप कोई UI दिखा सकते हैं। अब हमारे पेज तो क्विकली लोड हो जाएंगे ना, तो अक्सर आपने यहाँ पे देखा होगा कि ऐसे मतलब UI
एनिमेट करती है, इसको हम सिलेक्टन बोलते हैं, सिलेक्टन यूआई। ये यानी एक लाइब्रेरी है, उसकी मदद से हम ये इस तरह की यूआई बना सकते हैं जो लोडिंग फीलिंग दे। तो उसको कॉल करने के लिए लोडिंग डॉट जेएस बनाई जा सकती है। क्या बनाई जा सकती है? वो क्या करेगी, यानी मैं किसी भी पेज लेवल पे, लाइक मैंने सर्विसेज के पेज के अंदर सर्विसेज जब तक लोड हो रही हैं, मैंने एनिमेशन दिखानी है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लोडिंग डॉट जेएस। वो एक रिएक्ट का कंपनी और कंपोनेंट होगा लोडिंग का ना, और उसमें ऐसे जो है वो लोडिंग हो रही होगी। लेकिन हमारे पास वो इतना इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि हमारा पेज तो फ़ौरन लोड हो जाता है ना। अगर पेज कोई टाइम ले रहा हो तो फिर वो लोडिंग आएगी, अगर पेज फ़ौरन रेंडर हो रहा है फिर टाइमिंग नहीं आएगी। यानी हाँ, अगर यहाँ पे हमने कोई एपीआई लगा दी है तो वो टाइम लेगा ना, यानी यहाँ पे हमने सर्वर साइड एपीआई कॉल करनी है तो हम कर सकते हैं। तो जैसे हम एक फंक्शन बना लें, लोड फेक स्टोर प्रोडक्ट्स एपीआई। अब ये मैं आपको बताने लगा हूँ, ये चलो इसकी प्रोडक्ट्स की ना बना लें पेज ताकि रेलेवेंट रहे। ऐप के अंदर हम जाएंगे, एक प्रोडक्ट्स का पेज बना लेंगे और उसमें पेज डॉट जेएस और आरएफएस और इसको बोल देंगे प्रोडक्ट्स। अब ये मैंने नॉर्मली हम क्लाइंट साइड से एपीआई कॉल करना हमने सीखा था, उसके लिए फिर हम वो यूज़ इफेक्ट लगाते थे। अब यूज़ इफेक्ट लगाएंगे तो कंपोनेंट को क्या बनाना पड़ेगा? क्लाइंट। अब हमने डाटा लोड करना है लेकिन क्लाइंट साइड बनाए बगैर कंपोनेंट को, तो ऐसा पॉसिबल है। वो हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं, जैसे लोड डाटा फ्रॉम फेक स्टोर एपीआई। तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाएंगे, कैसे लोड डाटा बना लें या उसका नाम रख लें हम लोड प्रोडक्ट्स। तो वो क्या कर रहा है, ये एसिंक फंक्शन होगा जो फेक स्टोर प्रोडक्ट्स को फैच करके रिस्पॉन्स लेके आ रहा है, उसका जेसन बना के उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पेज के फंक्शन को एसिंक बना सकते हैं। एसिंक मतलब पेज जब तक लोड नहीं होगा जब तक कि एपीआई का डाटा ना आ जाए। तो अब एपीआई का डाटा लेके आने के लिए मैंने सिंपल एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बनाया है। तो मैं इसके ऊपर वेट लगाऊंगा, मैं बोलूँगा कांस्टेंट प्रोडक्ट अवेट लोड प्रोडक्ट्स। अब लोड प्रोडक्ट का फंक्शन चलेगा और वो वेट भी करेगा। अब जब तक ये वाली यूआई तब तक रेंडर नहीं होगी जब तक प्रोडक्ट नहीं आ जाएंगे। और प्रोडक्ट्स कहाँ से आ रही हैं? एक सिंपल एपीआई कॉल है। अब हमें यूज इफेक्ट भी नहीं लगाना पड़ा और पेज लोड होने से पहले डाटा भी हमारे पास आ जाएगा और यूजर को किसी बटन पे क्लिक भी नहीं करना, डाटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्योंकि पेज लोड होते ही हुए हमने फंक्शन चला दिए रूट पे कि पेज बाद में लोड हो पहले, और उस पर मैंने वेट लगा दिया। यानी ये रिटर्न तब तक नहीं चलेगा जब तक कि डाटा ना आ जाए। तो फिर शुरू में एम्प्टी डाटा हमें नजर आएगा। ट्राई कैच लगा सकते हैं लगाना हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। मैं क्या करता हूँ, कंसोल लगा देता हूँ प्रोडक्ट का, और इस पे हमने अगर मैप चलाना है तो प्रोडक्ट टाइटल उसने जो है वो डिस्प्ले करा दिया है। ठीक है, तो अगर हम अब पेज इसमें हम लोड जेएस भी लगा देते हैं, लोडिंग डॉट जेएस लोडिंग, और यहाँ पे लगा देंगे लोडिंग। ठीक है, अब मैं इस पेज पे जाता हूँ प्रोडक्ट्स पे, ये देखो अब क्या आ रहा है, लोडिंग। ये कहाँ से आ रहा है? वो जो लोडिंग डॉट जेएस में हमने लोडिंग लिखा है, वो जब तक, क्योंकि पेज लोड होने में टाइम लगेगा ना। अब वो क्यों, वो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट्स में अगर पेज लोड नहीं हो पा रहा, यानी वो टाइम लग रहा है लोड होने में, तो उतनी देर वो क्या करेगा, इसको दिखाएगा, इस कंपोनेंट को चलाएगा खुद से ही, और जैसे पेज लोड हो जाएगा वो। अब अगर मैं देखो प्रोडक्ट्स पे जाता हूँ, हाँ ये लोडिंग का नाम लोडिंग की फिक्स है ये।
लेकिन अगर कोई पेज बहुत ज़्यादा क्विकली लोड हो रहा है उसमें लोडिंग आएगी नहीं। जैसे हमने सर्विसेज में लगाया ना लोडर, यानी सर्विसेज में लोडिंग डॉट जेएस लगाई है लेकिन लोड नहीं हुआ, यानी सर्विसेज में जाता हूँ अगर मैं तो उधर लोडिंग आती ही नहीं है क्योंकि वो पेज तो टाइम लग ही नहीं रहा, वो फ़ौरन ही आ जाता है, अब वेट ही नहीं लगाया कोई। लेकिन प्रोडक्ट्स वाले पे क्या लगाया मैंने, अब ये मेरा पेज जो है ना ये सर्वर साइड है। सर्वर साइड का मतलब क्या है, ये सर्वर से आ रहा है, यानी HTML बन के प्रोडक्ट्स की आती है। ऐसा नहीं है कि वो खाली हम ये जो लूप है ये क्लाइंट साइड नहीं लगा रहे, यानी हम नॉर्मली ये लूप जो है प्रोडक्ट्स के अंदर ये वाला लूप मैप ये क्लाइंट साइड नहीं है, ये सर्वर साइड है। सर्वर से पहले लूप चलता है, यानी पेज बनने से पहले वो चलता है सारा और पेज आता है। अगर मैं इसकी रिक्वेस्ट भी दिखाऊं ना नेटवर्क में जाके आपको, शायद आपको फिर समझ आए बात। मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये जो प्रोडक्ट का पेज है ना इसकी देखो ये पूरी HTML इसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई आएंगी, यानी इसके अंदर रिस्पॉन्स के अंदर पूरी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट पेज के अंदर लोड होंगी, ये सारी HTML उसके साथ में आती है। यानी ये सर्वर साइड से रेंडर हो रहा है क्योंकि हमने यूज़ क्लाइंट नहीं लगाया। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है मेरे पास कि इस पेज में मैं कोई बटन नहीं लगा सकता, इस पेज में मैं कोई यूज़ इफेक्ट, यूज़ स्टेट या कोई भी ऐसी हुक नहीं कॉल कर सकता। अगर कुछ भी ऐसा करना है तो फिर क्या बनाना पड़ेगा मुझे, क्लाइंट साइड। हाँ एक चीज़ है, अगर मैंने इसमें स्टिल बटन लगाना है तो बटन को एक और लैदा कंपोनेंट बनाएंगे और उसके अंदर यूज़ क्लाइंट लगा देंगे और उस बटन को इधर यूज़ कर लेंगे, क्योंकि पेरेंट अगर सर्वर साइड भी है, सर्वर साइड कंपोनेंट में क्लाइंट साइड कंपोनेंट कॉल हो सकता है, लेकिन क्लाइंट कंपोनेंट में कोई सर्वर साइड कंपोनेंट कॉल नहीं हो सकता, उसके अंदर सारे क्लाइंट ही आते हैं। फिर वो भी क्लाइंट साइड में लिखेंगे ना। हाँ जैसे हम एक बटन का कंपोनेंट में एक बटन बना देते हैं, फोल्डर बनाते हैं बटन का और उसमें एक फाइल बना लेते हैं बटन डॉट JS और इसमें हम एक बटन लगा देते हैं। क्लिक में। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यूज़ क्लाइंट कर सकता हूँ। अब मैंने अगर इसको यूज़ क्लाइंट कर दिया तो प्रोडक्ट्स के अंदर आके यहाँ पे जहाँ UL ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, वो बटन का कंपोनेंट कॉल कर लेता हूँ। अब ये वाला क्लिक मी जो है वो क्या है, ये क्लाइंट साइड है, लेकिन बाकी सारा पेज क्या है, ये जितने भी टाइटल शाइटल आ रहे हैं ये सर्वर से ही HTML बन के आ रही है, सही है। लेकिन ये इतना सा मैंने उसको क्लाइंट साइड बना दिया, लेकिन ये क्लिक तो पेरेंट से ही होगा ना, क्योंकि कॉल पेरेंट में किया है, लेकिन वो क्लाइंट साइड है। वो सारी लॉजिक बटन के अंदर ही लिखनी पड़ेगी मुझे। इसके अंदर यूज़ फैक्ट, यूज़ स्टेट कुछ भी चलाई जा सकती है, क्योंकि क्लाइंट बना दिया ना तो डायरेक्ट सारी चल सकती है। तो अगर हमें ऐसा कंपोनेंट बनाना हो जो डाटा स्टैटिक भी नहीं है, सर्वर से मतलब डाटा भी इंटरनेट से लोड करना है और यूज़ स्टेट, यूज़ इफेक्ट भी नहीं लगाना, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन बना सकते हैं जो इंटरनेट से डाटा लेके आएगा और अवेट लगा सकते हैं। अगर मैं इधर लोडिंग नहीं लगाऊंगा तो एक दफ़ा एम्प्टी पेज शो होगा और थोड़ी देर बाद प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ऐसे होगा ना, क्योंकि पेज लोड नहीं होगा। तो इसलिए हमने लोडिंग डॉट JS लगाया ताकि उतनी देर लोडिंग नज़र आए। लोडर लगा कंपोनेंट है ना यार, रिएक्ट का कंपोनेंट है, जो मर्जी लगा देंगे। HTML नज़र आ रही है ना, तो आप तो HTML CSS पे कुछ भी लगा दें। प्रॉप्स तो पास हो सकती है, क्लाइंट टू पेरेंट यानी सर्वर टू क्लाइंट, वो सारा वो प्रॉप्स तो ऐसे ही चलते हैं। लाइक आपने लोडिंग प्रोडक्ट्स में बटन को कॉल किया है ना, तो इसको आप प्रॉप पास कर सकते हैं, टाइटल क्लिक मी या क्लिक मी। अच्छा इसमें अब इसकी प्रॉप क्या आ जाएगी मेरे पास, टाइटल, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, टाइटल। तो क्लिक में इन फाइल आ रहा है।
इसका मतलब प्रॉप तो वैसे ही चल रहे हैं, प्रॉप वैसे ही चलेंगे। प्रॉप सर्वर, प्रॉप भेजने के लिए क्लाइंट साइड बनाना ज़रूरी नहीं है, स्टेट बनाने के लिए कंपोनेंट को क्लाइंट साइड बनाना ज़रूरी है, क्योंकि वो हुक से बनता है ना। जो भी चीज़ हुक से बनती है, यूज़ इफेक्ट, यूज़ स्टेट या कोई भी रिलेट, यूज़ मेमो, जो भी हुक लगानी है तो फिर हमें उसको क्लाइंट साइड बनाना ज़रूरी है। उसके अलावा मैंने आपको लोडिंग यूआई भी दिखा दी है, ग्रुप राउट ग्रुप बनाने हैं वो भी मैंने बता दिया आपको, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये आपको बता रहा है जैसे आपने ऐप में कंपोनेंट का फोल्डर बनाया और उसमें button.js का कंपोनेंट बनाया, वो राउटेबल नहीं है। राउटेबल चीज़ कब बनती है? जब फाइल का नाम page.js हो। अगर मैंने एक नॉर्मल फोल्डर ऐप में बनाया है तो उसका राउट नहीं बनेगा। यानी एक फोल्डर मैंने बनाया ABC और उसमें मैंने abc.js लिख दिया, तो अब वो फोल्डर राउटेबल नहीं है, वो फोल्डर नॉर्मल एक फोल्डर है। राउटेबल चीज़ कब बनेगी? जब उसके अंदर page.js लगाएंगे, अदरवाइज नहीं होगा। डायनामिक राउट भी बढ़ा दिया है। ये अभी आपके समझ नहीं आएगी बात। डाटा फैचिंग भी कर ली है हमने। डाटा फैचिंग मतलब कि API से डाटा रीड करना है सर्वर साइड कंपोनेंट में, तो वो कैसे करना है? कंपोनेंट से ऊपर एक फंक्शन बनाना है और पेज को एसिंक बनाना है, उसमें अवेट लगा देना है और डाटा आएगा तो उसको आप लूप लगा सकते हो या कुछ भी करना चाहे तो कर सकते हो। उसके अलावा सर्वर कंपोनेंट रेंडरिंग, ये बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर साइड ही होते हैं कंपोनेंट, तो वो बता रहा है। अगर क्लाइंट साइड बनाने हैं तो यूज़ क्लाइंट लगा लेंगे। किधर है वो? राउटर के अंदर नेविगेट जो होता है उसको बोल रहे हैं। रन टाइम, इसका आपको नहीं फ़ायदा कोई। स्टाइलिंग तो कर लोगे ना, वो CSS लगनी है, उसका तो चक्कर नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ही होती है, उसको बस लगाना ही है। हैं यूज़ कर सकते हैं। वो कहाँ लगाएंगे उसको? मेन ऐप के अंदर जो layout.js है वहाँ इंपोर्ट उसमें आ जाएगी ना, डॉट से नहीं लगाएंगे, इंपोर्ट करके लिंक कर देंगे। अच्छा, इमेजेस को लगाने का तरीका, यहाँ पे हम IMG का टैग यूज़ नहीं करेंगे नेक्स्ट के अंदर, क्योंकि इन्होंने ना इमेज को बहुत ऑप्टिमाइज़ किया हुआ। किसी भी वेबसाइट की जो SEO है ना, वो इमेजेस पे बहुत मैटर करती है, क्योंकि इमेजेस जो है ना वो वेबसाइट को स्लो करती हैं। जितनी ज़्यादा इमेजेस होंगी, जितनी ज़्यादा वीडियोस होंगी, वो क्या कर देंगी? ऐप को स्लो कर देंगी, क्योंकि उसका साइज़ होता है ना ज़्यादा तादाद में, वो नेटवर्क से, इंटरनेट से डाउनलोड होती हैं। तो हम नॉर्मली तो IMG का टैग यूज़ करते हैं ना, लेकिन हम Next.js में IMG का टैग यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट इमेज करके हमें इमेज इंपोर्ट करनी है, मतलब फुल इमेज के नाम से। उसके अंदर भी हमें ये सारी चीज़ें पास करनी है, सोर्स, अल्टरनेटिव, विड्थ, हाइट और इस तरह की चीज़ें हम पास कर सकते हैं। ब्लर डाटा भी पास कर सकते हैं। ब्लर डाटा मतलब शुरू में वो ब्लर होगी इमेज, फिर थोड़ी देर में लोड हो जाएगी। प्लेस होल्डर लगा सकते हैं। वो नहीं, वो तो तरीके मैंने बताए थे ना, रिक्वायर का, और कौन से थे वो? यो वो सारे चलेंगे इधर, डायरेक्ट ही है ना, दे सकते हैं। क्लास नेम तो दे सकते हैं ना, ये डायरेक्ट ही है। विड्थ हाइट भी दे सकते हैं, क्लास नेम भी दे सकते हैं, सारा कुछ वैसे ही है। बस एक तो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग IMG, दूसरा ये IMG मतलब ये फुल इमेज के नाम से है, और ये कहाँ से आ रहा है? नेक्स्ट की इमेज में से आ रहा है। बस यही फ़र्क है, बाकी चीज़ें सेम है। इससे क्या होगा? वो इमेज को ऑप्टिमाइज़ कर देगा, उसका एक अपना मैकेनिज्म है। अगर हम IMG का टैग यूज़ करेंगे जो HTML का है, तो उसमें फिर वो नेक्स्ट का फ़ायदा, नेक्स्ट जो फीचर देता है इमेजेस को कंट्रोल करने के, वो नहीं मिलेंगे हमें। तो नॉर्मली जब भी नेक्स्ट में इमेज लगाएंगे, वो हम इंपोर्ट करके इमेज का टैग जो है ना, फुल इमेज का टैग वो लगाएंगे, IMG का टैग नहीं लगाएंगे। वीडियो के अंदर वीडियो का टैग जो है वो एज यूजुअल ही है, जो नॉर्मली होता है, तो उसी तरह ही वो कह रहा चलेगा। आई फ्रेम भी नॉर्मल है, वो ही चलेगा, इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। फ़ॉन्ट्स जो हैं
वो फ़ॉन्ट नॉर्मली हम डाउनलोड करते हैं ना गूगल के फ़ॉन्ट, तो ये गूगल के फ़ॉन्ट यहाँ पे एक्सेसिबल है। नेक्स्ट फ़ॉन्ट आगे गूगल और उसका कोई भी फ़ॉन्ट आप यहाँ पे लगा सकते हो। अब फ़ॉन्ट भी जो वेबसाइट में सबसे ज़्यादा दो चीज़ें लोड लेती हैं, एक फ़ॉन्ट और दूसरा इमेजेस, तो इन दोनों को उसने ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। तो उसके जो तरीका उसने दिया हुआ है उसी तरीके से हमने फ़ॉन्ट को यूज़ करना है ताकि ऑप्टिमाइजेशन मिले। ये तो कन्फिग्रेशन है वन टाइम आपने एक दफ़ा लेआउट मेन लेआउट में लगा देना है, तो वो फ़ॉन्ट जो है एक दफ़ा लोड हो जाएगा ऑप्टिमाइज वे से। लेकिन वो नेक्स्ट / फ़ॉन्ट से आपने उसको इंपोर्ट करना है। वैसे तो हम इंपोर्ट CSS फाइल में फ़ॉन्ट लगा सकते हैं ना, लेकिन वो ऑप्टिमाइज नहीं होगा, वो आपकी वेबसाइट को लोड लेगा। लेकिन ये इन्होंने उसको ऑप्टिमाइज किया हुआ है। मेटा डाटा हम लगा सकते हैं, और वो कैसे लगाना है, आपने फाइल के ऊपर यानी जो भी पेज है उसके अंदर मेटा डाटा के नाम से एक वेरिएबल बनाना है और उसको एक्सपोर्ट करना है। और उसके अंदर जितने भी आपके टाइटल्स हैं, डिस्क्रिप्शन है, वो चीज़ें आप दे सकते हो। और मेटा डाटा की प्रॉप जो है वो आपको मिल जाएगी नेक्स्ट में से, वो आप इन केस अगर आप यूज़ कर रहे हो टाइप स्क्रिप्ट तो फिर वही लगता है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी मेटा डाटा सेट कर सकते हो। यहाँ से जावा स्क्रिप्ट कर देंगे तो फिर आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। आपने बस ये मेटा डाटा का वेरिएबल एक्सपोर्ट करना है सिंपली पेज के अंदर। SEO के अंदर मेटा डाटा यानी इस पेज का टाइटल क्या है, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, या चीज़ें क्या हैं, वो मेटा डाटा टैग देने होते हैं। तो चूँकि पेजेस के अंदर हम मेटा डाटा के टैग तो नहीं बना रहे ना, तो यानी हम HTML के टैग तो नहीं लगा रहे, हेड वगैरह चीज़ें, तो वो फिर हम कैसे मेटा डाटा देते हैं, ये वेरिएबल बनाना है, एक्सपोर्ट करना है। यानी आप कॉन्टेक्ट का जो पेज है इसके अंदर SEO के लिए मेटा डाटा टैग लगाना चाह रहे हो, तो मेटा डाटा के टैग्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, पेज के ऊपर इस कंपोनेंट से ऊपर यहाँ पे मेटा डाटा को एक्सपोर्ट कर दो, और यहाँ पे आप उसके टाइटल दे दो, ये टाइटल है। नहीं करना की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वेरिएबल का नाम रखना है मेटा डाटा। तो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो SEO के रिलेटेड वो इसमें आप दे सकते हो। ये खुद ही उसके अंदर मेटा टैग क्रिएट कर देगा। जब ये बिल्ड बनाएंगे ना हम npm run बिल्ड, तो वो खुद ही ये मेटा टैग में इसको ले जाएगा, कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद और इतनी कोई चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। कन्फिग्रेशंस हैं वो आप देख सकते हैं, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, यही मेरे ख्याल से जो ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं ना नेक्स्ट में वो यही हैं जो हमने डिस्कस कर ली हैं। इसका बिल्ड बना के भी देख लेते हैं एक दफ़ा। npm run बिल्ड, वो इसका बिल्ड बनाने लग जाएगा। अच्छा, ये एक एरर दे रहा है कि यूज़ क्लाइंट के अंदर आप मेटा डाटा नहीं लगा सकते ना, वो सेंस ही नहीं बनती, क्योंकि जो क्लाइंट साइड पेज रेंडर हो रहा है उसमें तो SEO इन्वॉल्व ही नहीं हो सकती, तो वो नहीं आपने लगाना। वो रखेंगे तो वो फिर मेटा टैग लगाएगा, अगर नहीं रखेंगे तो फिर नहीं लगाएगा। बिल्ड उसने बना दिया है, और ये सारी फाइलें जो हैं, जो भी .next करके फोल्डर बनता है उसमें भी अपने हिसाब से सारी फाइलें जो है वो क्रिएट कर देता है। जैसे ये देखो, अब इसने सर्विसेज का पेज बना दिया सेपरेट, सर्विसेज लेआउट, about.html, service.admin.html, जो भी हमने बनाए थे ना उन सब की उसने HTML, blog.html, contact.html, यानी रिएक्ट का हम बिल्ड बनाते थे तो सिर्फ एक ही होती थी index.html, इधर जितने पेजेस बनाए हैं उन सब की .html फाइलें आ रही हैं। जब ये बिल्ड में ही आ गए हैं तो डिप्लॉय करेंगे तो सर्वर से वो सारे पेजेस रेंडर होंगे ना। तो इसको अगर मैं फॉर्मेट करता हूँ तो इसमें ये देखो सारे मेटा टैग भी आ रहे हैं। जो मैंने हार्ड कोडेड कंटेंट लिखे थे, हेडर फुटर ये वाले,
ये भी सारे टैग इसके अंदर बन के आ गए हैं खुद से। लेकिन जब हम रिएक्ट को npm रन बिल्ड करते थे तो उसमें सिर्फ एक ही टैग लगा होता था, डीप रूट वाला बस। लेकिन इसकी हर HTML के अंदर, यानी सर्विसेज में हमने सब हेडर बनाए थे ना, तो सर्विसेज के पेज में क्या होगा कि वो सब हेडर भी देगा। ये सर्विसेज स्पेशल हेडर ये भी आ रहा है इसमें, यानी वो टैग पेज के अंदर प्रॉपरली उसने लगा के उतनी फाइलें बना दी हैं, उतनी HTML पेजेस बना दी हैं। लेकिन अगर आप उसमें देखें तो ये उसमें नहीं होता। तो Next.js ने बहुत बैलेंस क्रिएट किया है रिएक्ट और नेक्स्ट के दरमियान, ताकि परफॉर्मेंस भी मेंटेन रहे, चीज़ें भी चलती रहें, और क्लाइंट सर्वर साइड के पूरे कंट्रोल डेवलपर के हाथ में दिए। पहले ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। उसके अलावा Next.js में एक और बड़ा मज़े का फीचर है, वो ये है कि आप Next.js में APIs बना सकते हैं। यानी बैकएंड में जो हम Node.js पढ़ेंगे ना, वो हमने बोला था Next.js रिएक्ट और नोड का मजमूआ है, यानी रिएक्ट का कोड भी लिख सकते हैं और इसमें नोड का कोड भी लिख सकते हैं। तो रिएक्ट का जितना लिखना था वो तो मैंने आपको करवा दिया, ऐसे होता है। नोड चूँकि अभी हमने पढ़ा नहीं तो इतना कॉन्टेक्स्ट आपको नहीं बनेगा, लेकिन उसके लिए भी, नोड के लिए भी, जिस तरह रिएक्ट के लिए इसका पूरा राउटिंग सिस्टम है, नोड के लिए भी ऐसा राउटिंग सिस्टम है इसी चक्कर के अंदर। जैसे ऐप के अंदर अगर हमें नोड का कोड लिखना है तो हम फोल्डर बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे API। अब इस API के अंदर हम जितनी फाइलें बनाते जाएंगे वो APIs बनती जाएंगी। तो उसी फोल्डर स्ट्रक्चर में एक ही जगह पे आप बैकएंड का कोड भी लिख सकते हैं और फ्रंट एंड का कोड भी लिख सकते हैं। तो API में आगे हम लिखेंगे route.js, तो ये यहाँ पे ये API बना देगा। उसमें हम ऐड, डिलीट, अपडेट की API बना देंगे, वो सारी चीज़ें। जब हम नोड पढ़ेंगे आपको और कंटेक्स्ट आएगा, यानी वो नोड का जितना भी काम हम जितनी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो सारी Next.js में हुई हैं पहले से। तो हमने सिर्फ फोल्डर बनाना है API का और उसमें कोड करना, API लिखना शुरू कर देनी है। ये फैसिलिटी भी है इसके अंदर। उसके अलावा नेक्स्ट में और ऐसी क्या चीज़ है, बिल्ड बनाना हमने सीख लिया है। नेक्स्ट की एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है तो वर्चुअल क्लाउड है, उसके साथ गिट को कनेक्ट करना है, वो डिप्लॉय कर देगा। उसके अलावा और क्या ऑप्शन है जो Next.js में होता है? हाँ, Next.js में हमारे पास एक फैसिलिटी और भी होती है, हम उसको CMS बोलते हैं। जैसे कंटेंटफुल है, CMS कंटेंटफुल, ये क्या करता है, जिस तरह फायरबेस वगैरह है, या हम नोड पढ़ेंगे, फायरबेस पढ़ेंगे, सर्वरलेस फायरबेस पढ़ा, सर्वरफुल में नोड पढ़ेंगे, अपनी APIs बनाएंगे, वो हैं प्योरली फंक्शनैलिटीज़ के लिए, जैसे लॉगिन की फंक्शनैलिटी, साइन अप। लेकिन कुछ होते हैं आपके एप्लीकेशन में हेडिंग्स ओनली ना, जैसे ये एक हेडिंग है हेलो Next.js, ठीक है। अब इस हेडिंग को मैंने क्या करना है कि मैंने एडमिन को कंट्रोल देना है कि इसको आप अपनी मर्जी से एडिट कर लो, इसको क्या कर लो। अगर वो इस हेलो Next.js को कल को चेंज कराना चाहता है, जिसकी वेबसाइट है, वो डेवलपर के पास आएगा ना, उसको कहेगा ये टेक्स्ट चेंज करो, फिर मैं इसको चेंज करूँगा, फिर मैं रीबिल्ड करूँगा, फिर डिप्लॉय करूँगा। अगर मेरा कोई स्टैटिक कंटेंट है और मैं चाहता हूँ कि ये भी मैं कंट्रोल किसी को दे दूँ, जैसे अगर हमारी वेबसाइट है, अब इसमें जो जितने भी सेक्शंस हैं ना, ये इसका कंट्रोल एडमिन के पास है। यानी इसमें अगर 6 सर्विसेज हैं, अगर वो नई सर्विस लगाना चाहता है ना, तो वो वहीं पे ही ऐड कर सकता है एडमिन पैनल से, समझ रहे हैं। अगर वो वेब ऐप का टाइटल चेंज करना चाहता है तो कर सकता है वो। अगर इस वाले टेक्स्ट का टाइटल डिस्क्रिप्शन चेंज करना चाहता है तो कर सकता है, इसका टाइटल चेंज करना चाहता है तो कर सकता है। इसके ऐसे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो ऐसा स्टैटिक कंटेंट उसको मैनेज करने के लिए, या उसके लिए होता है CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जो हम काम कर रहे हैं वो फंक्शनैलिटी है, लाइक वो फीचर्स हैं, लॉगिन, साइन अप, इस ऐसे पर्पज़ के लिए तो जो हम कर रहे हैं वही होगा। लेकिन स्टैटिक कंटेंट, स्टैटिक मतलब ब्लॉग्स, या जैसे ये सर्विसेज हैं, जैसे ये वाली पिक्चर चीज़ें, ये वाली पिक्चर्स ऐड करनी है, तो ऐसे चीज़ों के लिए हम फिर क्या यूज़ करते हैं, CMS यूज़ करते हैं, जो कंटेंट को डील करता है। तो ऐसे कंटेंट को मैनेज करने के लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं, CMS का इस्तेमाल करते हैं। तो CMS के अंदर क्या होता है,
CMS एक बना हुआ डैशबोर्ड है, एडमिन पैनल पहले से बनाया हुआ है। जैसे कंटेंटफुल है, इन्होंने पहले से ये डैशबोर्ड बनाया हुआ है, पूरा एडमिन पैनल बना हुआ है, उसमें हमें कुछ भी नहीं करना। जैसे अगर मैं लॉगिन करता हूँ, अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो इसमें शायद मैंने पहले से सेटअप किया हुआ है इसमें सारा, तो डैशबोर्ड इसका बना बनाया मुझे मिल जाता है। जैसे ये सारी सर्विसेज ऐड की हुई हैं ना, ऑल कंटेंट, तो इसमें हम कंटेंट टाइप जैसे सर्विसेज हैं, अब ये मेरे पास सारी सर्विसेज आ रही हैं। अगर मुझे नई सर्विस ऐड करनी है तो ऐड एंट्री, अगर मैंने किसी सर्विस को एडिट करना है तो सर्विस पे क्लिक करके उसका टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी चीज़ें मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये अपॉर्चुनिटी, यानी ये सारा बना हुआ सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपनी मर्जी से, जिसमें वर्डप्रेस होता है, कंटेंट ऐड कर लेते हैं। अब ये कंटेंट हम फिर API की मदद से, यानी कंटेंटफुल ने अपनी API दी हुई है, जैसे फेक स्टोर की API है ना, ऐसे उसकी मदद से हम गेट कर लेते हैं सारी, और फिर जिधर H1 लगाया है तो उधर हम यहाँ से जो टाइटल आता है वो देते हैं, जिधर डिस्क्रिप्शन लगाई है वो फिर कंटेंटफुल जो डिस्क्रिप्शन देता है वो देते हैं। तो उसका फ़ायदा क्या है कि बाद में अगर मैं जाके ये टाइटल आज चेंज कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट पे भी टाइटल, ये सर्वर साइड ही है, इसको क्लाइंट, स्टैटिक कंटेंट है ना, अगर इसको क्लाइंट बना दिया तो ऐसी तो ज़ीरो हो गई ना, उन्हीं के लिए ये है कंटेंटफुल। आप लॉजिक नहीं समझे, अगर हमने इसको क्लाइंट साइड ही बना दिया फिर तो SEO ही ख़त्म हो गई ना। और इन चीज़ों की, जैसे ये मेरा मेन पेज है, अगर इसको मैं SEO में नहीं लेके आऊँगा तो ख़त्म हो गया ना कहानी। तो फिर हम कैसे करेंगे, जो मैंने आपको लॉजिक बताई है ना अभी, उसको हमने कहाँ पे लगाया, एडमिन में नहीं, प्रोडक्ट्स में ना, ये मैंने लॉजिक लिखाई है ना, ये फंक्शन बनाना पड़ता है ऊपर, लोड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम ऐसा फंक्शन बनाएंगे उसके लिए भी, लोड कंटेंट, वो फिर क्या करेगा, कंटेंट फुल से कंटेंट लोड करेगा, और फिर उसको जब वो आ जाएगा कंटेंट, फिर पेज को हम रेंडर करेंगे। ये चीज़ समझ आई बात। तो जो स्टैटिक कंटेंट होता है उसके लिए हम CMS यूज़ करते हैं, और जो हमारा डायनामिक कंटेंट होता है, लाइक लॉगिन करना है, जो फीचर वाइज चीज़ें हैं, डिलीट, अपडेट, वो हम फिर अपना वही सर्वरलेस या सर्वर फुल फ्लो चलाते हैं उसमें। ऑल सेट, कोई कन्फ्यूजन हो नहीं है। नेक्स्ट JS ऑलमोस्ट आज हमने ख़त्म कर लिए, तो अभी आप लोग यानी इस पर प्रैक्टिस करेंगे। मतलब अगर रिएक्ट किसी को आती है तो मेरा नहीं ख्याल उसको नेक्स्ट समझने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, थोड़ी सी बस फाइल स्ट्रक्चर चेंज है, बाकी सारा सिंटैक्स तो वही है। तो आप लोगों ने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है जो मैंने आपको काम दिया हुआ है, तो उस पर जाके काम करना है। ये बस आपको जब भी फ्री हो तो इससे एक दफ़ा खेलना ज़रूर है। और जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाने हैं जिसमें SEO इन्वॉल्व होगी वो नेक्स्ट से बनाने हैं, जिसमें SEO नहीं इन्वॉल्व होगी वो रिएक्ट से बनाने हैं। और ये आपने अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी, क्योंकि आपको ये काम करना पड़ेगा फ्यूचर में। लाइक अगर आपको कोई पूछे कि मतलब जब आप कोई प्रोजेक्ट देखेंगे तो आप उसकी नेचर समझ के आपने डिसीजन करना है कि मैंने इसको नेक्स्ट में बिल्ड करना है या रिएक्ट, क्योंकि मैंने दोनों ही आपको सिखा दिया ना, तो दोनों में से आप डिसीजन कर लेना किस में आपने काम करना है।